हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। यदि आप बिहार एएनएम या फिर झारखंड एएनएम या फिर यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेशन रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे एंड तक बने रहिएगा। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसको बाल स्वास्थ्य नर्सिंग बोलते हैं, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट नंबर में दिया गया है, उत्तक के आकार या द्रव्यमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं ग्रोथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ। यदि टिश्यू वगैरह उसके द्रव्यमान में वृद्धि होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्रोथ। नेक्स्ट बात करेंगे, मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस और स्किल्स इन ए चाइल्ड इज नॉन एज। एक बच्चे में कार्यों या कौशलों के परिपक्वता को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट में था, उसमें था उत्तक के आकार में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि होना, वो हो जाता था ग्रोथ। और यहाँ पे पूछा गया कि बच्चों में कार्य कुशलता, जो कार्य करना का उसमें परिपक्वता हो जाना, उसको किस रूप में जानते हैं? विकास, डेवलपमेंट, इंक्रीमेंट, प्रोग्रेस। तो ये होता है डेवलपमेंट। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें जो नॉर्मल जो गुणसूत्र संख्या होता है उसमें 46 होता है, बट इसमें कम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गुणसूत्र जो होता है वो 45 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग विच फैक्टर डायरेक्टली डज नॉट affect the growth and development of a child? निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीधे तौर पर बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो उसमें हो जाएगा माता पिता का फेनोटाइप, बच्चे का लिंग, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, पिता का व्यवसाय। पूछा गया वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मतलब उसको प्रभावित नहीं करता है। अगर माता पिता का फिनोटाइप उसमें भी प्रभावित करेगा, बच्चे का लिंग मतलब कौन सा सेक्स है इसमें भी प्रभावित करेगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ कोई भी है तो वो समस्या भी होगी। बट यहाँ पे बिजनेस ऑफ फादर, इसका कोई इसमें ज़रूरत नहीं होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट्स टू सेक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन। मानव भ्रूण किस उम्र में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करना शुरू करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करना शुरू करता है तो वो होता है 12वीं गर्भावस्था के 12वें सप्ताह से जो है थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है। यदि जन्म के समय बच्चे का वजन 3 किलोग्राम है तो 5 महीने की उम्र में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि बच्चे का वजन पूछा गया 3 किलोग्राम, जन्म के समय 3 केजी है, तो ये यहाँ पे 5 मंथ में ये जो जन्म का वजन का दोगुना हो जाता है, तो वहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे दोगुना हो रहा है तो टोटल जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 केजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ ए बेबी इज अबाउट। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग होती है। यहाँ पे लेंथ पूछा गया है एट बर्थ में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 से 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, किस उम्र में बच्चे की लंबाई जन्म के समय की लंबाई से दोगुनी हो जाती है?
बच्चे की लंबाई जन्म के समय की लंबाई से दोगुनी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ पूछा गया तो वो 4 ईयर में यहाँ पे दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जन्म के समय सिर की परिधि लगभग कितनी होती है? हेड सरकमफेरेंस कितना होता है जन्म के समय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 से 35 सेंटीमीटर के बीच हेड सरकमफेरेंस जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 10। जन्म के समय छाती की परिधि लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे पूछा गया चेस्ट सरकमफेरेंस के बारे में, मतलब जन्म के समय जो छाती का सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है लगभग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है 30 से 33 सेंटीमीटर होता है चेस्ट सरकमफेरेंस। आप लोग को याद रखना है 30 से 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे इन ए चाइल्ड इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ। एक बच्चे में अस्थायी दांतों का निकलना किस उम्र में शुरू होता है? तो कब जो है परमानेंट टीथ जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है? तो ये होता है 6 से 7 ईयर्स के बच्चे में जो है परमानेंट जो पहले वाला दूध वाला टीथ होता है वो टूटकर नया टीथ जिसको बोलते हैं परमानेंट टीथ वो 6 से 7 ईयर्स के बीच में निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। एट विच एज फर्स्ट ऑफ ऑल ए चाइल्ड कैन सीट विथ सपोर्ट। बच्चा सबसे पहले किस उम्र में सहारे से बैठ सकता है? उसमें उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 मंथ में वो उसको अगर बैठना है तो वो उसको सहारा की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एट विच एज ए बेबी कैन स्टार्ट टू सीट विदाउट सपोर्ट। इससे पहले क्वेश्चन था वहाँ पे सहारे से बैठना था तो वो 6 मंथ में, बट यहाँ पे पूछा गया बिना सहारे से बैठना कब शुरू कर सकता है? तो कोई भी सहारे की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मंथ। एट विच एज ए बेबी कैन होल्ड ए स्मॉल ऑब्स बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब। किस उम्र में बच्चा तर्जनी और अंगूठे के बीच एक वस्तु पकड़ सकता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 12 मंथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12th मंथ। बच्चा जो है किस उम्र में माँ को पहचानना शुरू कर देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ में जो है वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे है शिशु को शौचालय प्रशिक्षण किस उम्र में शुरू किया जाना चाहिए, जिसको कि टॉयलेट ट्रेनिंग बोलते हैं। इसके बारे में जो भी होता है वो बच्चे को सिखाना, शिशु को शौचालय प्रशिक्षण देना। ये जो होता है 18 मंथ में ये शुरू कर देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वाशिकोर से पीड़ित बच्चों में देखे जाने वाले मानसिक परिवर्तनों में शामिल है चिड़चिड़ापन, उदासीनता, अति सक्रियता, सुस्ती। तो क्वाशिकोर से ग्रसित है तो उसमें चिड़चिड़ापन, उदासीनता और सुस्ती की समस्या ये सब जो है कंडीशन देखने को मिलता है, बट हाइपर एक्टिविटी नहीं होता है उसमें, सुस्ती वगैरह जो होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
एक बच्चे में घुमावदार पैर, विकृत श्रोणि और कबूतर की छाती किसकी नैदानिक विशेषताएं हैं? मतलब बच्चा का जो पैर है वो घुमावदार है, विकृत श्रोणि है और कबूतर की छाती मतलब पिजन चेस्ट है, उसको किसकी नैदानिक विशेषता है वो कंडीशन? तो वो होता है जो होता है ये सब रिकेट्स में ये सब देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संक्रामक एजेंट का शरीर में प्रवेश करना रोग के पहले लक्षण दिखाई देने तक की समय अवधि कहलाती है। कोई जो है एजेंट है जो संक्रामक एजेंट है वह शरीर में प्रवेश करेगा, उसका सिम्टम साइन और सिम्टम कब मतलब दिखाई देने की तक की समय अवधि कहलाती है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित संचारी रोग नहीं है, मतलब वायरस के द्वारा नहीं होने वाला जो? तो चिकन पॉक्स होता है वायरस के कारण, पैरामिक्सो वायरस से मम्स होता है, डिप्थेरिया तो होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो कि संचारी रोग नहीं है, और मिजल्स होता है वायरस के द्वारा। तो आप लोग को पता चल गया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थेरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से होता है। डिप्थेरिया सामान्यतः किस आयु वर्ग में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया जो होता है ये 1 से 5 ईयर्स के बच्चों में ये देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग जीवाणु जनित रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या? ऑप्शन नंबर डी, टिटनस। क्वेश्चन नंबर 24, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज फाउंड इन एज ग्रुप ऑफ। पर्ट्यूसिस की सर्वाधिक घटना किस आयु वर्ग में पाई जाती है? पर्ट्यूसिस का पूछा गया, ये होता है 0 से 5 ईयर्स में, ये इस आयु एज के मतलब बच्चों में ये इफेक्ट करता है। एट विच एज ए चाइल्ड कैन प्रोड्यूस बाय सिलेबस लाइक मामा बाबा etc। मतलब किस उम्र में एक बच्चा मामा बाबा जैसे 2 अक्षरों का उत्पादन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मंथ में। इन ए न्यू बोर्न अपगार स्कोरिंग मेथड शुड बी परफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल एट। एक नवजात अपगार स्कोरिंग पद्धति में सबसे पहले कहाँ किया जाना चाहिए? 1 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, फिर अगले 10 दिन, 30 मिनट, 40 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपगार स्कोरिंग में ये अपगार स्कोर जो होता है ये सबसे आरंभिक आकलन किया जाता है, जिसमें बर्थ के बाद ये सब स्कोरिंग जो है ये किया जाता है। ये 1 मिनट फिर 5 मिनट की उम्र में ये किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स। इसमें कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन प्रतिबंध के लिए उत्तरदायी है? मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।